हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण गौड़ एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टॉपर्स मेथड। तो बच्चों, अपने प्रीवियस वीडियो में अपन लोगों ने डिस्कस किया क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन, और वो इसलिए क्योंकि आपको 11th ट्रिग्नोमेट्री में 10th का बेस बहुत ज़रूरी था। उसको पढ़ने के बाद आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे कोण एवं कोण मापन की पद्धतियाँ, यानी कोण क्या होता है, कोण को मापने की कौन कौन सी पद्धतियाँ काम में ली गई है और उनमें आपस में क्या क्या संबंध होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन अपन इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे साथ बने रहें और आखिर तक वीडियो को देखें और लास्ट में अपना फीडबैक अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें। देखिए, अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं कोण के बारे में कि कोण क्या होता है। देखिए इधर, कोण की डेफिनेशन अगर अपन पढ़ें, एंगल या कोण क्या होता है, तो कोण के बारे में कैसे परिभाषा दी जाती है उसके बारे में बात करेंगे कि एंगल या कोण क्या होता है। देखिए इधर, जब कोई रेखा, परिभाषा लिख रहा हूं मैं पूरी, नोट डाउन किया करो साथ साथ। जब कोई रेखा अपने एक सिरे, जब कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर, जब कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूर्णन करती हुई, क्या करती हुई बच्चों, घूर्णन करती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, घूर्णन करती हुई अपनी स्थिति या पोजीशन, स्थिति में परिवर्तन करे, स्थिति में क्या करे, परिवर्तन करे, तो घूर्णन की वह माप, घूर्णन की वह माप कोण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? कोण, कोण कहलाती है। अब कोण को सामान्यतः किसमें मेजर करते हैं, किसमें मापते हैं? कोण को प्राय किसमें मेजर किया था आप लोगों ने? कोण को डिग्री में। कोण को किसमें मेजर करते हैं? डिग्री में या रेडियन में मापते हैं। किसमें मापते हैं? रेडियन। जैसे एक्स रेडियन लिखना है तो ऊपर रेडियन। कोण को डिग्री या रेडियन में मापते हैं। ये कोण की परिभाषा थी कि जब कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखे, रेखा के दो सिरे हैं, उनमें से किसी एक सिरे को तो स्थिर मान लिया जाए और फिर उस रेखा को, एक सिरे को स्थिर रखते हुए घूर्णन करवाया जाए, तो रेखा जो थी उसकी स्थिति चेंज हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, और उस स्थिति परिवर्तन के बाद जो घूर्णन का माप होता है वो कोण कहलाता है। एग्जाम्पल लेता हूं एक, मेरे साथ साथ देखिए गौर से। जैसे यहां मैंने कोई भी एक रेखा ले ली, ये पॉइंट मान लिया ओ, रेखाखंड बोल दो इसे ओ, और इस डायरेक्शन में ये ए है, ये ले ली एक साइड ओ ए। अब क्या किया मैंने, इसका जो एक सिरा है इसको स्थिर रख लिया ओ को। ये ओ क्या है इसका? स्थिर। ओ को क्या रख लिया मैंने? स्थिर रख लिया, और ओ को स्थिर रखकर इस रेखा को मैंने घूर्णन करवाया। अब वो घूर्णन ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। जस्ट सपोज मैं एक बार मानूं इसको ऊपर की तरफ घूर्णन करवाया, और घूर्णन करवाने के बाद यहां आके रुक गया, मैं यहां लाके छोड़ दिया इस रेखा को। तो कहने का मतलब यहां पर इस ओ को स्थिर रखते हुए घूर्णन करवा के इस ओ ए को इस ओ ए डैश पोजीशन पे ले आया, तो यहां जो घूर्णन हुआ वो कितना हुआ, यानी कितना घूमी है रेखा ऊपर की तरफ, और उस घूर्णन की जो माप है वो ये रही, वो माप ये
ये मेजरमेंट कितना है, ये कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? कोण। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि ये जो रेखा थी, प्रारंभिक स्थिति जिस रेखा की थी, इसको बोलते हैं प्रारंभिक रेखा या प्रारंभिक भुजा। कौन सी भुजा बोलते हैं इसे? प्रारंभिक भुजा। क्लियर है? इनिशियल साइड, प्रारंभिक भुजा। रेखा की जो सबसे स्टार्टिंग में कंडीशन थी वो प्रारंभिक भुजा थी। और अब इसके ओ को स्थिर रखते हुए इसको घूर्णन करवा के यहां ले आया। तो जब यहां लाके मैंने छोड़ा, मतलब यहीं तक घूर्णन करवाया, तो ये रेखा जो है इसका नाम है, या इस भुजा का नाम है अंतिम भुजा, टर्मिनल साइड, अंतिम भुजा। तो जब रेखा प्रारंभिक स्थिति से होते हुए घूर्णन करके अंतिम भुजा तक आई, तो उसके बीच में ये इतना घूर्णन हुआ, और इस घूर्णन को मापते हैं अपन या तो डिग्री में या रेडियन में। तो ये कोण की परिभाषा है बच्चों। और यहां आप गौर से एक बात और देख लीजिए कि ये ऊपर की तरफ घूर्णन हुआ, तो ये घूर्णन कौन सी डायरेक्शन में था? ये इस डायरेक्शन में घूर्णन था। क्लियर है? और ये जो घूर्णन हुआ प्रारंभिक दिशा से, इस तरह से घूर्णन, इस दिशा को, ये जो घूर्णन की दिशा थी, इस दिशा को बोलते हैं बच्चों वामावर्त घूर्णन। कौन सा घूर्णन बोलते हैं? वामावर्त घूर्णन बोलते हैं इसे, वामावर्त घूर्णन, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त घूर्णन हुआ। ऐसे ही इस प्रारंभिक भुजा को मैंने के ओ बिंदु को मैंने स्थिर मान रखा है, और इसको नीचे की तरफ मैं घूर्णन करवा दूं, ऐसे नीचे की तरफ। तो जब मैं नीचे की तरफ घूर्णन करवाऊंगा, तब मान लीजिए मैंने इसको यहां से और यहां तक घूर्णन करवाया, तो यहां मान लीजिए मैंने यहां तक, ये ए था, नीचे ए डैश इधर लाता मैं। तो अब प्रारंभिक भुजा से आप लोगों का जो घूर्णन आप लोगों ने करवाया इसका, वो किस दिशा में करवाया? इस दिशा में। यानी कैसे चले आप? घड़ी की दिशा में चले। तो इस घूर्णन का नाम होता है बच्चों दक्षिणावर्त घूर्णन। क्या नाम होता है? दक्षिणावर्त घूर्णन। ये था दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज घूर्णन। अब आपको पता है कि जब आपने ये यहां से यहां घूर्णन करवाया, तो यहां कोई ना कोई जरूर कोण बनेगा। ये ऊपर की तरफ घूर्णन करवाने पर, ऐसे ही नीचे की तरफ घूर्णन करवाया तो कोण बनेगा इस दिशा में, ये रहा, नीचे की तरफ कोण बनेगा। तो हैं तो दोनों ही कोण, लेकिन इनमें मेजर डिफरेंस है, क्योंकि कोण जो होते हैं वो हमेशा 2 टाइप के होते हैं बच्चों। कितने टाइप के होते हैं कोण? 2 टाइप के। कौन कौन से कोण होते हैं 2 टाइप के? एक नंबर कोण तो होता है धनात्मक कोण। कौन सा कोण होता है? धनात्मक कोण, पॉजिटिव एंगल, धनात्मक कोण। और दूसरे टाइप का जो कोण होता है वो होता है ऋणात्मक कोण। कौन सा कोण होता है बच्चों? ऋणात्मक कोण। अब सवाल ये उठता है कि सर कोण ही तो यहां बना और कोण ही नीचे की तरफ बना। मैंने मान लिया ये 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं अपन, 30 का ही ऊपर और 30 का ही नीचे। तो ध्यान रखेंगे, जब आपके कोई भी भुजा वामावर्त घूर्णन करके कोण बनाए, वामावर्त ऊपर की तरफ घूमते हुए कोण बनाए, तब तो जो कोण बनेगा, ये कोण, यहां जो कोण बन रहा है ये कोण होगा पॉजिटिव। कैसा होगा? पॉजिटिव, यानी धनात्मक कोण, ऊपर की तरफ वामावर्त घूर्णन से। और अगर कोई भी भुजा नीचे की तरफ यानी दक्षिणावर्त घूर्णन करे, घड़ी की दिशा में घूर्णन करे यूं, तो जो कोण बनेगा नीचे, ये कोण हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कैसा होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। स्थिर बिंदु था जिसको अपन स्थिर रख के घूर्णन करवाते हैं, इस स्थिर बिंदु का नाम होता है शीर्ष। क्या नाम होता है बच्चों? शीर्ष नाम होता है वर्टेक्स। जिस बिंदु को अपन स्थिर रख के घूर्णन करवाते हैं, वामावर्त या दक्षिणावर्त, ये स्थिर बिंदु हमेशा क्या कहलाता है बच्चों? शीर्ष कहलाता है। इस शीर्ष को भी ध्यान रखें और जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलते हैं। उसके बाद अपन पढ़ेंगे अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ेंगे? उनमें सबसे पहले जो पॉइंट पढ़ा जाएगा उस पॉइंट का नाम है, सबसे फर्स्ट पॉइंट, उसका नाम है चतुर्थांश क्या होते हैं।
व्हाट इज क्वाड्रेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेंट। चतुर्थांश किसे कहते हैं, क्या होते हैं चतुर्थांश, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों ने 10वीं में निर्देशांक ज्यामिति भी पढ़ा और चतुर्थांश के बारे में सब परिचित भी हो। देखिए क्या होता है चतुर्थांश। ये आपके सामने कोई भी एक प्लेन है, इस प्लेन में मैं दो लंबवत अक्ष रख दूं, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। कैसे, ये एक प्लेन था, इस प्लेन में एक तो मैंने एक्स अक्ष खींच दी, ये रही, बीचों बीच इसके मूल बिंदु है, यहां पे ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये एक्स अक्ष है इस प्लेन में, ठीक है। और एक इसके बिल्कुल लंबवत स्थिति में, बिल्कुल लंबवत स्थिति में मैंने वाई अक्ष खींच दी, ये रही, ये पॉजिटिव वाई है बच्चों और ये नेगेटिव वाई है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहां पे लंबवत है, तो इस निर्देशांक तल, इसको क्या बोला जाएगा, इसको निर्देशांक तल बोला जाएगा, जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों क्या है, लंबवत है। अब ये निर्देशांक तल इन अक्षों के द्वारा, लंबवत अक्षों के द्वारा कुल कितने भागों में विभाजित हो गया, 4 भागों में। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। ये आपका प्रथम चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश है, फिक्स है ये इसका ऑर्डर। ये आपका सेकंड चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश है और ये क्या है, फोर्थ चतुर्थांश। तो क्या कहते हैं, जब निर्देशांक तल में स्थित दो लंबवत अक्षिस एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को लंबवत स्थिति में काट रहे हैं, तो पूरा का पूरा निर्देशांक तल 4 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें से प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। सबके क्लियर है चतुर्थांश के बारे में बात। अब अपन बात करेंगे कोणों की मानक स्थितियां क्या होती है। कोण तो अपन ने पढ़ लिए कि कोण क्या होते हैं, पॉजिटिव कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है। अब अपन बात करेंगे कोणों की मानक स्थिति। नेक्स्ट पॉइंट, क्या टॉपिक है बच्चों, कोणों की मानक स्थिति, स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है कोणों की, कोणों की मानक स्थिति क्या होती है उसके बारे में। यह आपकी हेडिंग है कि कोणों की मानक स्थितियां क्या होती है। देखिए इधर, कोणों की मानक स्थिति पढ़ने के लिए आप लोग ये निर्देशांक तल आप जानते हो, जिसमें चतुर्थांश बने हुए होते हैं। ये मैंने निर्देशांक तल लिया हुआ है, ओ एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। और अभी मैंने आपको कोण के बारे में बताया था। कोण क्या होता था, ये कोई इनिशियल साइड यानी प्रारंभिक रेखा है, इसके ओ को स्थिर रखते हुए इसको मान लो मैंने किसी भी दिशा में घूर्णन करवाया, मान लो मैंने इसको वामावर्त दिशा में घूर्णन करवा के यहाँ ले आया, ये ए था और ये ए इधर आ गया, ए डैश। तो यहाँ जो कोण बना था ये कोण था, जिसको थीटा में या रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा को डिग्री या रेडियन में। तो आप, ये तो कोण था, बेसिक कोण की डेफिनेशन पढ़ी। अब अपन पढ़ रहे हैं ये जो कोण है इसकी मानक स्थिति क्या होती है। तो आप क्या कहोगे, जब किसी कोण को निर्देशांक तल में इस प्रकार पढ़ा जाए कि जो कोण का ये स्थिर बिंदु था, जिसको क्या नाम दिया था अपन ने, शीर्ष, कि कोण का जो स्थिर बिंदु यानी शीर्ष था वो इस निर्देशांक तल का मूल बिंदु बन जाए। यानी ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट कहां ले आया मैं, यहां ले आया, ये रहा। ये क्या, इस बिंदु को क्या बना दिया मैंने, मूल बिंदु को ही क्या बोल दिया, शीर्ष। और जो यहां पर प्रारंभिक रेखा हुआ करती थी, ये रही, ये कौन सी रेखा थी, प्रारंभिक रेखा। और घूर्णन के बाद जो रेखा आती है वो कौन सी रेखा होती है, अंतिम रेखा बोलो या भुजा बोलो, ये प्रारंभिक भुजा और ये अंतिम भुजा। तो जब मैं मूल बिंदु को तो शीर्ष मानूं और एक्स अक्ष की जो धनात्मक दिशा है इसको हमेशा क्या मानूं, हमेशा याद रखेंगे क्या मानेंगे, प्रारंभिक भुजा। जब किसी कोण के शीर्ष को तो निर्देशांक तल में मूल बिंदु मान लिया जाए और कोण की प्रारंभिक जो भुजा थी वो एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन वाली ओ एक्स को मान लिया जाए, इस स्थिति में अब कोई भी कोण आप बनाओगे वो कोण कौन सी पोजीशन में होंगे, मानक स्थिति में होंगे, स्टैंडर्ड पोजीशन में होंगे। अब आप ये ओ एक्स आपकी क्या होगी, प्रारंभिक भुजा। अब वही बात, अगर कोई बच्चा इसको
वामावर्त घूर्णन करवा दे OX को, मान लो वामावर्त इसको ऊपर की तरफ घुमा के यहां ले आया, तो ये प्रारंभिक भुजा थी, ये कौन सी भुजा बनी? अंतिम भुजा बनी, अंतिम भुजा। तो ये कोण कैसा बनेगा? पॉजिटिव। क्यों बनेगा पॉजिटिव? क्योंकि कौन सा घूर्णन करवाया? वामावर्त। ऐसे ही अगर मैं इसको दक्षिणावर्त नीचे की तरफ घूर्णन करवा दूं OX को नीचे की तरफ, अब जो कोण बनेगा, ये कोण नीचे की तरफ बनेगा, ये कोण कैसा होगा? नेगेटिव होगा। मान लो ऊपर भी मैंने 30 डिग्री का कोण बनाया, नीचे भी 30 डिग्री का बनाया, तो ये वामावर्त वाला ऊपर वाला कोण तो प्लस 30 डिग्री होगा और नीचे वाला माइनस 30 होगा। तो अपना ऑल ओवर मतलब यही था कि जो कोण आपने सेपरेट पढ़ा था, उस कोण को निर्देशांक तल में पढ़ते हैं तो वो कोण की कौन सी स्थिति कहलाती है? मानक स्थिति, जिसमें कोण का जो शीर्ष है वो तो निर्देशांक तल का मूल बिंदु बन जाता है और कोण की जो प्रारंभिक भुजा है वो निर्देशांक तल में x अक्ष की धनात्मक दिशा को मान लेते हैं। तब जो कोण बनाए जाएंगे वो कोण हमेशा ही वामावर्त और दक्षिणावर्त दिशा में पॉजिटिव नेगेटिव होते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? फटाफट से इसको नोट डाउन करें जल्दी। और अपन पढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, चतुर्थांश में कोण की स्थिति। चतुर्थांश में कोण, देखिए इधर थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, चतुर्थांश में कोण। चतुर्थांश में कोण के बारे में। इस हेडिंग का मतलब यह है कि कोई भी दिया गया कोण कौन से चतुर्थांश में है, इसको कैसे परिभाषित किया जाए उसके बारे में। तो आप लोग देखिए इधर, ये आपके पास एक निर्देशांक तल है जिसमें ये शीर्ष या मूल बिंदु है, ये OX प्रारंभिक भुजा बोल दो चाहे इसको, क्योंकि कोण पढ़ेंगे अपन यहाँ। ये प्रारंभिक भुजा है आपकी, ये x अक्ष है, ये x डैश, ये y और ये y डैश। यानी क्या कहा जाता है कि जब कोई भी कोण अपनी मानक स्थिति में इसको प्रारंभिक भुजा मानते हुए लिया गया है, तो ये तो प्रारंभिक भुजा हो गई। अब आपको क्या परिभाषित करना है कि कोई भी कोण है वो कौन से चतुर्थांश में है, ये चीज कैसे बताई जाएगी? उसकी अंतिम भुजा की स्थिति को देखकर। किसको देखकर? अंतिम भुजा की स्थिति को देखकर। जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं वामावर्त घूर्णन की, पॉजिटिव एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं, सेम नेगेटिव एंगल्स में होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने मान लो इस प्रारंभिक भुजा को घूर्णन करवाया और यहां ले आया और ऊपर की तरफ वामावर्त घूर्णन करवाया, मान लो ये कोण बन गया 30 डिग्री का। क्लियर है? तो ये प्रारंभिक भुजा थी और यहां लेके आया, ये कौन सी भुजा बनी? अंतिम भुजा। कौन सी भुजा बनी? अंतिम भुजा। तो अगर आपसे पूछा जाए 30 डिग्री कौन से चतुर्थांश में, तो आपको क्या देखना है कि उस 30 डिग्री की अंतिम भुजा कौन से चतुर्थांश में है? आप कहोगे सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले चतुर्थांश में है। कौन से चतुर्थांश में है? पहले चतुर्थांश में है। तो ये 30 डिग्री कोण भी कौन से चतुर्थांश का होगा? पहले चतुर्थांश का। उसी टाइप से मैं इसको, ये प्रारंभिक भुजा थी, इसको घुमाते घुमाते यहां ले आया, यहां मान लीजिए ये प्रारंभिक भुजा है, इसको घूर्णन करवा के 90, 100, 110, 120 यहां ले आया, लगभग यहां कंडीशन में ले आया। तो ये तो कौन सी भुजा है? प्रारंभिक भुजा। और ये कौन सी भुजा है? ये अंतिम भुजा है। और ये कोण बना दिया वामावर्त दिशा में, मान लो ये प्लस 120 डिग्री का कोण, 120 डिग्री का कोण बना दिया, तो ये अंतिम भुजा होगी। अब आपसे कोई पूछे 120 डिग्री कोण कौन से चतुर्थांश में, तो आप बताओ 120 डिग्री के कोण की अंतिम भुजा कौन से चतुर्थांश में आई? आप कहोगे सर 90 के बाद यानी दूसरे चतुर्थांश में आई। तो 120 डिग्री का कोण भी कौन से चतुर्थांश में होता है? दूसरे चतुर्थांश में। उसी प्रकार से मान लीजिए मैं एक कोण बना दूं यहां पे, ये प्रारंभिक भुजा थी, इसको घूर्णन करवाते करवाते और मैं यहां ले आया, मान लो यहां इस चतुर्थांश में ले आया, ये यहां तक 90 डिग्री का कोण, ये मिटा रहा हूं मैं पीछे वाला, ये यहां तक 90 का कोण, ये 180 का यहां मान लो यहां तक लाके छोड़ दिया, तो घूर्णन तो वामावर्ती हुआ। तो ये तो प्रारंभिक भुजा हो गई और ये कौन सी भुजा हो गई? ये अंतिम भुजा हो गई, अंतिम भुजा। और मान लीजिए ये कोण बना आपका 210 डिग्री का, कितने डिग्री का? क्योंकि 180 तो यहीं तक बन गया था, आप नीचे आ रहे हो 180 से, माना 210 डिग्री का बना, तो ये 210 डिग्री का कोण कौन से चतुर्थांश में है?
तो आप क्या कहोगे, इसकी अंतिम भुजा कौन से चतुर्थांश में आई, तीसरे चतुर्थांश में आई। तो 210 डिग्री का कोण कौन से चतुर्थांश में होता है, तीसरे चतुर्थांश में। तो किसी भी कोण को वो कौन से चतुर्थांश में है ये बताने के लिए आपको किसकी पोजीशन देखनी होती है, अंतिम भुजा की। अंतिम भुजा जिस चतुर्थांश में होगी वो दिया गया कोण भी उसी चतुर्थांश का होगा। क्लियर है, सिंपल। अब अपन बात कर रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एक पॉइंट आएगा, चतुर्थांशीय कोण कौन से होते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, फटाफट बने रहें। देखिए इधर नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आएगा उस पॉइंट का नाम है चतुर्थांशीय कोण। इंपॉर्टेंट बात, चतुर्थांशीय कोण, चतुर्थांश कोण बोलो या चतुर्थांशीय कोण बोलो, इसके बारे में बात करेंगे। क्वाड्रेंटल एंगल, चतुर्थांशीय कोण, ये कौन से कोण होते हैं। तो ये कोण बहुत पॉपुलर कोण है, आपके सुने हुए भी हैं, देखते ही समझ में आ जाएगा अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं। आप लोगों ने निर्देशांक तल के अंदर देखा, ये मूल बिंदु, ये x डैश है, ये y और ये y डैश है, और आप लोगों को मैं बोल रहा हूं कोण जो है वो मानक स्थिति में दिए हुए हैं। तो आप लोग समझने लग गए अब कि मानक स्थिति में दिए गए हैं। तो ये OX जो है वो कौन सी भुजा है, प्रारंभिक भुजा। वेरी गुड, कौन सी भुजा है, प्रारंभिक भुजा। इसको प्रारंभिक भुजा मानते हुए चाहे दक्षिणावर्त चाहे वामावर्त कोण बनाओ, मानक स्थिति में कोण होंगे। अब अपन बात करते हैं चतुर्थांशीय कोण की। तो चतुर्थांशीय कोण कौन से कोण होते हैं वो सुनना, वे कोण जिनकी अंतिम भुजा या तो x अक्ष पर हो, या तो कौन से अक्ष पे हो, x अक्ष पर, और या कौन से अक्ष पर हो, y अक्ष पर। ऐसे कोण जिनकी अंतिम भुजा, जैसे यहां पे अपने देखा था, आपने प्रारंभिक भुजा तो x अक्ष की धनात्मक थी, अंतिम भुजा चतुर्थांश के अंदर आ रही थी बीच में कहीं, जैसे 30 डिग्री में यहां आई थी, या 120 डिग्री बनाया था तो यहां दूसरे चतुर्थांश में आ रही थी अंतिम भुजा, उसकी जगह यहां प्रारंभिक भुजा तो ये है ही, अंतिम भुजा या तो x अक्ष पे होगी या y अक्ष पे होगी। तो मान लीजिए सबसे पहले स्टार्टिंग, सबसे पहली कंडीशन की बात करते हैं, ये प्रारंभिक भुजा है और आपने इसको घूर्णन करवाया ही नहीं, अंतिम भुजा भी इसी के ऊपर पड़ी है, संपाती स्थिति में है दोनों भुजा। तो यहां कितने डिग्री का कोण बना, 0 डिग्री का। भाई प्रारंभिक भुजा OX है, ये प्रारंभिक भुजा है और अंतिम भुजा इसके ऊपर ही पड़ी है यूं, संपाती स्थिति में तो 0 डिग्री का कोण था। तो ये 0 डिग्री का कोण है, ये कौन सा कोण है, चतुर्थांशीय कोण है। ऐसे ही ये प्रारंभिक भुजा है और घूर्णन करवाते करवाते अंतिम भुजा को चतुर्थांश में नहीं छोड़ा और y अक्ष पे ले आया, ये रहा। तो अब जो कोण बना, ये कितने डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का कोण बना। ये 90 डिग्री का कोण कौन सा कोण होगा बच्चों, चतुर्थांशीय कोण होगा, क्वाड्रेंटल एंगल। अब बात करते हैं, ये घूमते घूमते अंतिम भुजा को मैं यहां लाके छोड़ दूं तो ये कंप्लीट एंगल, ये एंगल कितने डिग्री का बना, आप कहोगे सर 180 डिग्री का। तो ये 180 डिग्री का कोण चतुर्थांशीय कोण है। ऐसे ही इसको और आगे बढ़ाते हुए मैं चतुर्थांश में ना छोड़ के और y अक्ष की ऋणात्मक दिशा पे ले आऊं अंतिम भुजा को। ये बच्चों प्रारंभिक भुजा थी, इसको घूर्णन करवाते करवाते अंतिम भुजा ये ले आया, ये अंतिम भुजा ले आया यहां से यहां तक। तो ये कोण कितने डिग्री का बना, यहाँ पे ठीक है, ये तो 90 डिग्री का बना था, ये कितने डिग्री का बना था, 180 डिग्री का बना था। चतुर्थांशीय कोण था, यहाँ कितने डिग्री का बना, 270 डिग्री का बना। वामावर्त दिशा की बात चल रही है, अपने पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव में सेम चलती है कॉन्सेप्ट। तो ये 270 डिग्री आ गया और फिर अंतिम भुजा को पूरा का पूरा रोटेशन करवा के वापस यहीं ले आया। तो ये कोण टोटल कितने का बना, 360 डिग्री का। कितना बना, 360 डिग्री का। और ऐसे ये घूर्णन कभी खत्म नहीं होना, ये लगातार 360 डिग्री से आगे दूसरे चक्कर में, तीसरे में, चौथे में ये घूमता रहता है। तो मेरा कहने का मतलब वे कोण, आप यूं समझो ना सिंपली, वे कोण जो या तो x अक्ष पे आए, मतलब 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, या y अक्ष पे आए कंप्लीटली, जैसे 90 डिग्री, 270 डिग्री, ये जो कोण होते हैं, ये कोण कौन से कहलाते हैं, चतुर्थांशीय कोण कहलाते हैं। अगर मैं बात करता दक्षिणावर्त घूर्णन की, तो यहां से यहां आती अंतिम भुजा, तो कोण तो 90 का ही बनता, लेकिन कैसा बनता, -90 का बनता है यहाँ।
थोड़ा सा यहाँ आता तो ये कितना बनता, -180 का बनता यूं, और ज्यादा घुमा के यहाँ ले आता अंतिम भुजा, तो ये कौन कौन से दक्षिणावर्त घूर्णन में था -270 बन जाता और पूरा घूमता तो -360। तो दक्षिणावर्त घूर्णन में नेगेटिव चलते रहते हैं कोण, और वामावर्त में पॉजिटिव। आपका सिर्फ यहाँ टारगेट ये था चतुर्थांशीय कोण कौन से होते हैं, और अब आप समझने लग गए कि सर एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सिरों पे जो कोण आएंगे वो चतुर्थांशीय कोण होंगे, और उनके अलावा जितने भी कोण है वो कोण किसी ना किसी चतुर्थांश के अंदर स्थित होंगे। इज दैट क्लियर? अब आप लोगों ने ये चीज समझ ली, इसको जल्दी से नोट डाउन करें, और अपन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोण को मापने की कौन कौन सी पद्धतियां होती है उनके बारे में बात करेंगे। जल्दी से नोट डाउन करें। तो बच्चों अब बात करेंगे अपन कोण मापन की पद्धतियों के बारे में, कि कोण को मापने की कौन कौन सी पद्धतियां काम में ली जाती है। देखिए इधर हेडिंग है कोण मापन की पद्धतियां, कौन कौन सी पद्धतियां कोणों को मापने में अपन काम में लेते हैं उस टॉपिक के बारे में। जैसे 10वीं क्लास में आप लोगों ने कोणों को डिग्री में नापा था, वैसे ही 11वीं क्लास में मैक्सिमम टाइम आप लोग कोण को रेडियन में मापोगे। तो वो कौन कौन से पद्धति आप लोग काम में लेते हो उनके बारे में बात करते हैं। कोण मापन की बच्चों कुल पद्धतियां होती है 3। कितनी पद्धतियां होती है? 3। कौन कौन सी होती है उनको अलग अलग यहाँ पे मैं बना के बता रहा हूँ आपको, 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे जो पहली पद्धति है उस पद्धति का नाम है शास्टिक पद्धति। पहली पद्धति का क्या नाम है बच्चों? शास्टिक पद्धति। पहली पद्धति कौन सी है? शास्टिक पद्धति। इंग्लिश में क्या नाम होता है बच्चों इसका? सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल शास्टिक पद्धति। 2 नंबर वाली जो पद्धति की बात करेंगे सेकंड, उस 2 नंबर पद्धति का नाम है शतमिक पद्धति। क्या नाम है बच्चों? शतमिक। हिंदी में नाम कम ही यूज करते हैं इनके, इंग्लिश में नाम ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए मैं साथ में इंग्लिश नाम भी चला रहा हूं। शतमिक पद्धति। इंग्लिश में नाम होता है बच्चों इसका सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम। और तीसरी जो पद्धति होती है सबसे इंपॉर्टेंट, जो 11वीं में और 12वीं में आपके यूज आने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्धति है, उसका नाम है वृत्तीय पद्धति। क्या नाम है बच्चों? वृत्तीय पद्धति, या इसको आप लोग बोल सकते हो रेडियन पद्धति। क्या बोल सकते हो? रेडियन पद्धति। वृत्तीय पद्धति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर। और रेडियन तो आपको पता ही है, रेडियन ही बोलेंगे, सर्कुलर। तो कोण मापने की 3 विधियां हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको इस साल जो काम आनी है वो कौन सी है? वृत्तीय पद्धति। अब बात करते हैं इन तीनों पद्धतियों में कोण मापने की इकाइयां क्या क्या होती है। तो बच्चों देखिए, शास्टिक पद्धति में जब आप कोण को मापते हो तो उस कोण मापन की जो इकाई होती है वो होती है डिग्री। और डिग्री का सिंबल भी सबको पता है। जैसे मान लो आपको x डिग्री लिखना है तो x और ऊपर डिग्री का चिन्ह लगाते हैं, ये डिग्री। शतमिक पद्धति जो होती है उसमें कोण को मापने की जो इकाई होती है बच्चों वो होती है ग्रेड। जैसे आपको x ग्रेड लिखना है तो x के ऊपर g लिख दो स्मॉल। और ऐसे ही वृत्तीय पद्धति सर्कुलर सिस्टम में कोण मापने की जो इकाई होती है वो होती है बच्चों रेडियन। लिखते जैसे हैं, जैसे x रेडियन लिखना है तो x के ऊपर c लगाते हैं। यहां मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं, रेडियन के सिंबल में ऊपर c तो लगाते हैं, लेकिन आप मोस्टली जब रेडियन में कोण लिखोगे तो ये c लगाओगे नहीं, यूज नहीं करोगे। आपको पता होना चाहिए खाली कि रेडियन में ऊपर क्या लगता है? c लगता है। अब इन तीनों की तीनों पद्धतियों के बारे में 1 बाय 1 डिटेल से स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले आते हैं अपन शास्टिक पद्धति के बारे में। तो शास्टिक पद्धति क्या बोलती है उसके बारे में बात करेंगे। शास्टिक पद्धति के अंतर्गत ये बताया जाता है कि मान लो ये आपके पास है एक समकोण। ये मैंने एक समकोण बनाया, कोई भी साइड कुछ भी मान लो आप, ये एक समकोण बन गया। ऑल ओवर मेरा मतलब इतना ही है। और शास्टिक पद्धति क्या करती है? एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटती है। कितने बराबर भागों में? 90 बराबर भागों में बांटती है। तो देखिए इधर ये 90 डिग्री का या एक पूरा समकोण था 90 डिग्री का,
इसके 90 बराबर भाग बांट दिए, यानी 90 डिग्री के कोण को एक एक डिग्री के कोण के हिसाब से टोटल कितने भागों में बांट दिया, 90 भागों में बांट दिया। 1 डिग्री ये रहा, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, यूं करते करते सबसे लास्ट में यहां तक आते हुए टोटल कितने डिग्री बन गए, 90 डिग्री। तो यहां एक तो कंक्लूजन आपके सामने क्या निकला कि एक समकोण जो होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है, एक समकोण कितने डिग्री के बराबर होता है। तो आप कहोगे सर 90 डिग्री के बराबर, ये चीजें ध्यान रखोगे सारी, 90 डिग्री के बराबर होता है, ये चीज पता ही है। इनमें प्रत्येक भाग टोटल 90 डिग्री और 90 भागों में बांटा, टोटल कितने भागों में बांटा, 90 भागों में बांटा। उनमें से प्रत्येक भाग कितने डिग्री का होगा, 1 डिग्री का। तो आप ये भी कह सकते हो कि एक समकोण को अगर 90 बराबर भागों में बांटा जाए तो उनमें से प्रत्येक भाग कितना होता है, 1 डिग्री का होता है। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, इस 1 डिग्री को बांटूंगा दोबारा। ये जो 1 डिग्री है, इस 1 डिग्री को ले रहा हूं मैं, देखिए इधर, ये टोटल एक समकोण था, इसको 90 बराबर भागों में बांटा तो उनमें मान लो ये पहला भाग ये रहा, ऐसे ही दूसरा भी बांटा था, तीसरा, ऐसे बांटे थे। मैं खाली इस इतने पार्ट की बात कर रहा हूं। ये 1 डिग्री था, कितना था, 1 डिग्री। अब आप देखिए इस पद्धति का नाम है शास्त्रिक पद्धति, षष्ठी नाम आ रहा है इसमें, संस्कृत वर्ड है ये, षष्ठी मतलब 60। तो कहने का मतलब शास्त्रिक पद्धति में कहीं ना कहीं 60 का रोल होता है। ऐसे ही एक बार बात करें शतमिक की, तो इसमें शतक जैसा कुछ नाम दिख रहा है आपको, इसमें कहीं ना कहीं रोल होता है 100 का। कैसे होता है वो अभी बात करेंगे। देखो यहां जो 1 डिग्री था, इस 1 डिग्री को मैंने फिर से बांट दिया 60 बराबर भागों में। कितने बराबर भागों में बांट दिया, 60 भागों में बांट दिया। किसको, 1 डिग्री को। तब जो प्रत्येक भाग बना वो बना 1 मिनट। क्या बना, 1 मिनट। तो एक समकोण में आपने 90 डिग्री लिखा था इसमें, अब 1 डिग्री को फिर मैंने 60 बराबर भागों में बांटा तो प्रत्येक भाग क्या बना, मिनट बना। तो 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए, टोटल 60 मिनट हो गए। क्लियर है। और अब क्या करूंगा, जो आपके 1 मिनट बना था उसको भी 60 सब भागों में सब डिवाइड कर दिया, तो वो 1 मिनट जो होगा वो किसके बराबर होगा, फिर 60 सेकंड के। यानी एक समकोण में 90 डिग्री, 1 डिग्री को बांटा 60 मिनट में और 1 मिनट को बांटा 60 सेकंड में। ये सेक्साडेसिमल सिस्टम या शास्त्रिक पद्धति में ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा शास्त्रिक पद्धति में एक और बात करते हैं अपन, एक पूर्ण चक्कर की बात करते हैं। और पूर्ण चक्कर के लिए मैं यहां बता देता हूं सेकंड पॉइंट इसका शास्त्रिक पद्धति का, कि यह आपके पास कोई भी प्रारंभिक भुजा है OA। अब मैंने क्या किया, वामावर्त घूर्णन करवा के और अंतिम भुजा ऐसे चलते जा रही है और लास्ट में आके मैं वापस यही लेके आ गया इसको। तो मैंने क्या कर लिया, एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लिया, एक पूर्ण चक्कर हो गया ये। और एक पूर्ण चक्कर जो होता है वो कितने डिग्री का होता है आपको पता है। आप कहोगे सर यहां से शुरू किया आपने, तो यहाँ आए तो 90, यहाँ आए तो 180, यहाँ आए तो 270, वापस यहीं आ गए तो टोटल 360 डिग्री का। तो आप लोगों को शास्त्रिक पद्धति के अंतर्गत ये बात बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कि एक चक्कर बराबर कितना, 360 डिग्री। और चक्कर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन। तो आप लोग इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलें, आगे काम आएगा, इसलिए इस बात पे इतना जोर दे रहा हूं मैं। 1 रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन को REV लिखेंगे शॉर्ट में। और कितने डिग्री के बराबर होता है 1 रिवोल्यूशन, आप कहोगे सर 360 डिग्री के बराबर होता है। ये चीज भी आपको किसके अंडर में याद रखनी है, शास्त्रिक पद्धति में। तो शास्त्रिक पद्धति में मैंने 2 बातें बताई, एक तो एक समकोण में 90 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, और एक बात बताई एक रिवोल्यूशन में 360 डिग्री होता है। ये आप लोगों को शास्त्रिक पद्धति सबको क्लियर समझनी है। अब बात करेंगे शतमिक पद्धति की। शतमिक पद्धति में क्या करते हैं, वही कॉन्सेप्ट सेम चलता है वैसे का वैसे, कि यह आपके पास है एक समकोण, और इस समकोण को इसमें तो बांटा था 90 बराबर भागों में, इसमें बांटेंगे 100 बराबर भागों में। देखो शतमिक 100 से मतलब होता है 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5, 6, ऐसे करते करते लास्ट कौन सा भाग है, 100वां भाग। तो इनमें जो प्रत्येक भाग होता है वो भाग कहलाता है 1 ग्रेड। क्या कहलाता है बच्चों, 1 ग्रेड कहलाता है। और कितने भाग में बांटा, 100 भागों में बांटा। तो शतमिक पद्धति में क्या होता है, जो एक समकोण होता है
उस एक समकोण में आपके कितने ग्रेड हो गए? टोटल 100 ग्रेड हो गए। अब जो 100 ग्रेड हुए उनमें से प्रत्येक भाग 1 ग्रेड होगा, तो उस 1 ग्रेड को फिर से 100 भागों में ही बांटेंगे, तो 1 ग्रेड का 100वां भाग बनेगा हमेशा ही मिनट। तो 1 ग्रेड में कितनी मिनट होगी? 100 मिनट होगी। और वैसे ही मिनट को भी 100 भागों में बांटेंगे तो बनेगी सेकंड। 1 मिनट में कितनी सेकंड बनेगी? 100 सेकंड। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशन में कि शतमिक पद्धति में 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 100 सेकंड होते हैं, जबकि आपको बेसिकली पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। घड़ी के टाइम वगैरह में आप देखते हो वो किसके अंडर में आते हैं? शास्त्रिक पद्धति के अंडर में, और ये शतमिक पद्धति थी। अब अपन पढ़ेंगे सबसे लास्ट एंड फाइनल रेडियन या वृत्तीय पद्धति। इसको गौर से आप लोगों को देखना है, तो गौर से देखिए। वृत्तीय पद्धति की अगर बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन रेडियन क्या होता है, रेडियन, और एक रेडियन क्या होता है, उनको परिभाषित करेंगे। मैंने क्या किया, एक ऐसा वृत्त बनाया जिसका केंद्र O है और त्रिज्या मान लो कितनी भी यूनिट की है, ये OA इसकी त्रिज्या है और इसकी कोई भी लेंथ है। मान लिया मैंने वो त्रिज्या है x इकाई की, इकाई मतलब सेंटीमीटर मीटर कोई भी हो सकती है। x इकाई की त्रिज्या का मैंने एक वृत्त बनाया और उसमें चाप की लंबाई भी मैंने कितनी ले ली? x ले ली। यानी ये त्रिज्या थी r x इकाई की, और उतना का उतना मैंने चाप काट दिया। ये चाप होता है, चाप की लंबाई मान लो यहां तक, ये जो लंबाई है चाप की लंबाई को L से लिखते हैं, 10वीं में पढ़ा है चैप्टर आपने छायांकित भाग का क्षेत्रफल वाला। तो यहां x इकाई तो त्रिज्या थी, चाप की लंबाई भी कितनी? x इकाई ही ले ली। चाप की लंबाई भी कितनी ले ली? x इकाई। अब अगर मैं इस बिंदु को यहां मिला दूं तो यहां जो कोण बनेगा थीटा, ये थीटा डिग्री में नहीं होगा, किस में होगा? रेडियन में होगा। यानी चाप की लंबाई और वृत्त की त्रिज्याओं से घिरे भाग के अंदर जो थीटा बनता है वो थीटा हमेशा किस में बनता है? रेडियन में बनता है। अब अगर मैं बात करूं x इकाई की तो त्रिज्या और x इकाई की चाप की लंबाई है, तो यहां थीटा चाप की लंबाई और त्रिज्या में एक संबंध निकल के आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, थीटा जो होता है वो होता है L/R, यानी चाप की लंबाई और त्रिज्या का अनुपात जो होता है वो थीटा होता है। और ध्यान रखेंगे यहाँ ये थीटा रेडियन में होता है। यहां मैंने जो डायग्राम बनाया वो 1 रेडियन के लिए बनाया। देखिए कैसे, चाप की लंबाई L कितनी है? x इकाई, और त्रिज्या भी कितनी है? x, तो x/x कितना आ गया? 1। अब ये 1 डिग्री में नहीं आया थीटा, 1 रेडियन में आया। किस में आया? 1 रेडियन में आया। ये चीज भी आप लोगों को क्या करनी है? ध्यान रखनी है। 1 रेडियन के लिए बात बता दी। अब आपको कितना भी निकालना हो, बस यहाँ कंफ्यूज करने वाली बात ये है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्या करते हैं, r दे दिया सेंटीमीटर में और ये थीटा आपको डिग्री में दे देता है और फिर चाप की लंबाई पूछ लेता है। तो आप ध्यान रखेंगे ये थीटा हमेशा किस में होता है? रेडियन में। तो आपको ये तीनों की तीनों सिस्टम पता होने चाहिए, रेडियन सिस्टम, शतमिक और शास्त्रिक। फटाफट से बढ़िया तरीके से नोटबुक में इनको नोट करें। और अपन अब आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो एक तो पढ़ेंगे डिग्री और रेडियन में क्या संबंध होता है वो, और एक इन तीनों में आपस में क्या संबंध होता है वो। फटाफट नोट करें। तो अब बात करेंगे अपन जो 3 सिस्टम पढ़े, कोण मापन की 3 पद्धतियां पढ़ी, शास्त्रिक, और दूसरी कौन सी विधि पढ़ी आपने? शतमिक, और तीसरी वृत्तीय या रेडियन। उन तीनों में आपस में क्या संबंध होता है उसके बारे में बात करेंगे। या एक बार शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो आपको पता है शास्त्रिक पद्धति में डिग्री था मेजरमेंट, डिग्री, और शतमिक में ग्रेड थी मापन इकाई, और उसमें रेडियन वाले में रेडियन थी। तो डिग्री, ग्रेड और रेडियन में संबंध निकालेंगे। एक तो ये रिलेशन आपके इंपॉर्टेंट है, ये सीधा फॉर्मूला एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए इस पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। डिग्री, ग्रेड और रेडियन, इन तीनों सिस्टम में आपस में क्या संबंध होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोग 1 बाय 1 चलोगे। डिग्री कौन से कॉन्सेप्ट में आया था आपको पता है? शास्त्रिक पद्धति में। तो वहां पे आप लोगों ने एक बात समझी थी समकोण के लिए। क्या समझी थी? सबसे पहले शास्त्रिक पद्धति जो थी उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। शास्त्रिक, शास्त्रिक में आपने एक चीज पढ़ी थी, डिग्री शास्त्रिक में ही तो थी। क्या पढ़ा था कि 90 डिग्री में हमेशा क्या होता है? एक समकोण होता है। कोई दिक्कत है किसी बच्चे के? 90 डिग्री में एक समकोण होता है।
तो यहां से बताइए आप लोग 1 डिग्री में कितने समकोण होंगे, 90 में चला जाएगा। यूनिटरी मेथड, एकांक नियम, 90 बट्टे में आ गया, 1/90 समकोण बन गया 1 डिग्री में। अब मैं मान लूं जो डिग्री है मेरी, डिग्री उसको मान लिया मैंने कैपिटल डी, कितने भी डिग्री पूछ सकता है क्वेश्चन में, मैंने माना कैपिटल डी। तो बताइए 1 डिग्री में इतने समकोण है तो डी डिग्री में कितने समकोण बनेंगे, तो डी से गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा d/90 समकोण, डी से गुणा कर दिया राइट हैंड साइड में, ये बन गई आपकी सास्टिक की, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं अब ग्रेड कौन सी पद्धति में आया था, आप कहोगे सर कौन सी पद्धति में था, शतमिक में। तो शतमिक पद्धति के बारे में बात करते हैं, उसमें क्या चीज पढ़ी थी आपने, शतमिक में आपने समकोण किसके बराबर पढ़ा था, एक समकोण में कितने ग्रेड थे, 100 ग्रेड। तो आप लोग क्या लिखोगे कि सर हमें पता है 100 ग्रेड जो थे वो एक समकोण के बराबर थे, ये बात चलो आपकी सही है, मान लेते हैं। अब एक ग्रेड जो अगर आप निकालें तो कितने समकोण बनेंगे, 1/100 समकोण बनेंगे, फिर अपोन में चला गया। और ऐसे ही ग्रेड मान ली मैंने कैपिटल जी, कितने भी ग्रेड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ना, उसको मान रहा हूं मैं कैपिटल जी। तो जी ग्रेड अगर होगा तो कितना बनेगा, g/100 समकोण बनेगा। बोलिए क्लियर है क्या, ये सेकंड मान लिया मैंने। ऐसे ही थर्ड जो रेडियन है वो कौन सी पद्धति में था, वृत्तीय पद्धति में। तो वृत्तीय पद्धति के बारे में बात करते हैं। वृत्तीय पद्धति में आप लोग अगर समकोण के रूप में इसको लिखना चाहोगे तो आपको एक बात जरूर समझ में आएगी कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए, रेडियन सिस्टम जो होता है, रेडियन सिस्टम में अगर मैं बात करूं किसी सर्कल की रेडियन सिस्टम में, तो ये यहां तक आता है, यहां तक तो 90 डिग्री बनता है, वो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है। तो ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कि भैया आपको पता है कि डिग्री और रेडियन में रिलेशन भी मानते हैं अपन। वृत्तीय जो पद्धति है, वृत्तीय पद्धति में ये टोटल 180 डिग्री का कोण जो होता है वो रेडियन में कितना होता है, पाई होता है। तो यहां आप लोग वृत्तीय पद्धति में ये चीज ध्यान रखेंगे कि पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन वो होता है किसके बराबर, 2 समकोण के बराबर। पाई 180 डिग्री को बोलते हैं, और कितने समकोण बनते हैं पाई रेडियन में, लेंथ ऑफ आर्क इतनी बनती है, तो कितना, 2 समकोण बनते हैं। तो 1 रेडियन अगर बात करें 1 रेडियन में तो कितने बनेंगे, 2/पाई समकोण बनेंगे। तो आप लोग बताइए अगर आप लोगों ने रेडियन मान रखा है कैपिटल आर, इसमें कैपिटल डी माना जो डिग्री आपके कितनी भी आ सकती है, इसमें ग्रेड को कैपिटल जी माना कि जी ग्रेड मान लो आया हुआ है क्वेश्चन में, और वृत्तीय पद्धति में रेडियन को कैपिटल आर माना। तो आप लोग देखिए अगर आप आर रेडियन की बात करो, आर रेडियन की, तो वो कितने आएंगे, आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2r/पाई समकोण, ये थर्ड इक्वेशन होगी। अब आपने क्या देखा, शास्त्रिक पद्धति में डिग्री सिस्टम में तो आया d/90 समकोण, इसमें आया g/100 और इसमें आया 2r/पाई। तो इन तीनों का कंपेयर करके डिग्री, ग्रेड और रेडियन में जो रिलेशन बनेगा वो कितना बनेगा, d/90 इक्वल टू g/100 और इक्वल टू रेडियन में होता है 2r/पाई। ये आपके रिलेशन निकल जाएगा। इस रिलेशन में किसी भी सिस्टम में जैसे डिग्री दे दिया आपको और आपको रेडियन पूछ लिया तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे, डिग्री से ग्रेड हो तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे, ग्रेड रेडियन में तो इनको इक्वल कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब लास्ट वन रिलेशन इस चैप्टर का जो अपन पढ़ेंगे वो रिलेशन जो है वो है डिग्री और रेडियन में रिलेशन, इन दोनों में रिलेशन, डिग्री तथा रेडियन में संबंध। डिग्री और रेडियन में जो संबंध बताया जाएगा वो संबंध आप लोगों को कैसे बताया जाता है मैं बताता हूं आपको। डिग्री हमेशा आपको पता है शास्त्रिक सिस्टम में पढ़ी थी, तो डिग्री में अपन ने एक सिस्टम पढ़ा था कि ये मान लो आपकी प्रारंभिक भुजा है OA और ये अपनी वामावर्त घूर्णन से पूरा एक चक्कर करके, पूरा कंप्लीट एक चक्कर करके वापस यहाँ आती है, तो ये 1 रिवोल्यूशन बनता है। तो आप लोगों को ये बात मैंने बताई थी, डिग्री सिस्टम में 1 रिवोल्यूशन कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। क्लियर है ये बात। और रेडियन सिस्टम वृत्त से संबंधित होता है, वृत्तीय पद्धति। तो इसमें मैंने मान लिया एक वृत्त बनाया हुआ है, ये रहा,
और इस वृत्त की मान लो ये है त्रिज्या, आर त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आर। अब आर त्रिज्या वाला वृत्त है और घूर्णन तो वही होना है इस थीटा के लिए, तो पूरा कंप्लीट घूर्णन कर रहा है, तो चाप की लंबाई यहां से शुरू करके चाप पूरा कंप्लीट यहां तक आ रहा है, तो ये चीज क्या है, वृत्त की सरकमफ्रेंस यानी वृत्त की क्या है, परिधि के बराबर। तो अगर मैं यहां सूत्र लगाऊं थीटा बराबर रेडियन पद्धति में, डिग्री में तो लिख दिया 1 रिवोल्यूशन 360 डिग्री, थीटा बराबर एल बट्टा आर, चाप की लंबाई एल कितनी है यहाँ 2 पाई आर, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, और अपोन में कितना आर, तो आर से आर कट गया तो कितना आ गया 2 पाई आ गया। तो डिग्री सिस्टम में तो थीटा एक चक्कर में 360 डिग्री था और रेडियन सिस्टम में थीटा था 2 पाई। तो यहां से क्या कनेक्शन निकल के आया, आपके पास कनेक्शन निकल के आया कि 2 पाई रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। अब आप कितने भी कन्वर्जन कर सकते हो, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर, तो यहां से पाई रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो 180 डिग्री के बराबर। अब फिर 2 से डिवाइड कर दो, पाई बट्टा 2 रेडियन किसके बराबर, पाई बट्टा 2, तो आपको पता है पाई बट्टा 2 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। फिर 2 से डिवाइड कर दो, पाई बाई 4 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाई 4 45 डिग्री के बराबर। तो इस प्रकार से आप लोग डिग्री और रेडियन में आपस में कनेक्शन निकाल के अलग अलग वैल्यूज ज्ञात कर सकते हो। तो बेटा ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ 3.1। 3.1 में जितनी चीजें काम में आनी थी वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को मैंने करवा दी है। अब इनसे रिलेटेड आप लोग फटाफट से क्वेश्चन करने स्टार्ट करें। कोई भी क्वेश्चन नहीं आए कमेंट सेक्शन में नीचे अपना फीडबैक लिखें, अपनी प्रॉब्लम लिखें, और अपने नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे 3.2, जिसमें आप लोग पढ़ोगे संबंध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, और आगे का प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में भी जारी रहेगा। हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहें, वीडियो पूरा देखते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।